आज की पार्ट पिछले एपिसोड के उसी सीन से शुरू होती है जहां अपनी गर्लफ्रेंड किम मिशो के घर के सामने आकर लियोंग जुन कह रहा है कि वो आज एक ही बेड पे किम मिशो के साथ सोना चाहता है। किम मिशो भी लियोंग जुन के मुंह से इस बात को सुनकर थोड़े घबराते हुए शर्माते हुए कहती है, मिस्टर ली आप कैसी बातें कर रहे हैं, साथ में सोने से आपका मतलब क्या है, हमारे रिलेशन को दूसरे लेवल पे ले जाने की आप बातें भी करने लगे। किम मिशो जैसा समझ रही है वैसा सोचकर तो लियोंग जुन यहाँ नहीं आया है, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब किम मिशो कहती है, मिस्टर ली आपका इरादा जो भी हो, लेकिन मेरे घर पर उतनी स्पेस नहीं है कि कोई और भी रह सके, मेरे बेड पे भी आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए मरा जा रहा लियोंग जुन खुद तो आया ही है, मगर साथ में अपना सामान भी लेते हुए। मतलब लियोंग जुन किम मिशो के घर पे 5 से 6 दिनों के लिए अब रहने वाला है। अब लियोंग जुन खुद से अपनी चीजों को अनपैक करते हुए रखना शुरू करता है, वो भी किम मिशो के प्लेस की थोड़ी बहुत नुक्स निकालते हुए। हर जगह अपनी रईसी दिखाना तो लियोंग जुन की पुरानी आदत है। वो किम मिशो को कहता है कि उन मेमोरीज की याद आ जाने से तुम्हें रात में डर लग सकता है, बट मैं तुम्हारे लिए फाइनेस्ट फूड बाथ सोप लाया हूँ, जिसे लेने से तुम्हारा पाँव वार्म हो जाएगा और तुम्हारी एनर्जी को अच्छे से सर्कुलेट करेगा, जिससे तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। लियोंग जुन का प्लान तो पूरा मजेदार लग रहा है, मगर अफसोस इस प्लान का कबाड़ा तो तब हो जाता है जब किम मिशो के घर पे बाथ टब ना होने के कारण लियोंग जुन एंड किम मिशो को छोटी सी टब का यूज करना पड़ता है। परफेक्ट लियोंग जुन ने इतनी महंगी फूड बाथ सोप को लेने के लिए जो इमेजिन किया था वैसा नहीं हो पाया, मगर फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड की खुशी के लिए वो इस अनकंफर्टेबल प्लेस पे कंफर्टेबल होने का ट्राई करे जा रहा है। इन सब के बाद बारी आती है सोने की। किम मिशो तो घबरा रही है कि एक बेड पे वो लियोंग जुन के साथ कैसे सोएगी। माहौल थोड़ा अजीब हो रहा है, इसलिए किम मिशो भी टीवी ऑन कर देती है, मगर टीवी में भी किसिंग सीन अचानक से शुरू हो जाती है, जिसे देखकर लियोंग जुन का मन भी डोलने लगता है। ये देखकर किम मिशो जल्दी से दूसरे चैनल चेंज करती है। अब किम मिशो को देखकर लियोंग जुन समझ जाता है कि मेरे साथ सोने से किम मिशो ऑकवर्ड फील कर रही है, इसलिए वो किम मिशो को कहता है कि तुम्हें रिलैक्स फील करने के लिए वाइन पीनी चाहिए। वाइन पीने से बॉडी टेम्परेचर लो हो जाती है, जिससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। मतलब लियोंग जुन के दिमाग का कोई जवाब नहीं है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए वो अपने घर से वाइन की बोतल भी साथ लाया है। अब ये लोग टेरेस पे बैठकर वाइन पीने का डिसाइड करते हैं। लियोंग जुन के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। यहाँ भी लियोंग जुन वाइन की बोतल तो याद से लेके आ गया है, मगर बोतल को ओपन करने के लिए वाइन की लाना वो भूल गया। लियोंग जुन के सेक्सी ब्रेन को वाइन की साथ लाना याद नहीं रहा। लियोंग जुन को हल्का सा शॉक लगता है कि उसका ये परफेक्ट मूवमेंट अब वाइन की ना होने से बर्बाद हो गया है। इसी वक्त लियोंग जुन की परफेक्ट सेक्रेटरी भी अपना जुगाड़ लगाकर वाइन की बोतल ओपन करने को डिसाइड करती है। ये जुगाड़ उसने टीवी शो में देखा है। लियोंग जुन के शो में वाइन की बोतल को रखकर वो टेरेस के वॉल पर ठोकना शुरू करती है। काफी देर से किम मिशो को ऐसा करते देख लियोंग जुन लास्टली कहता है कि किम मिशो तुम्हें मालूम है ये वाइन की बोतल की प्राइस कितनी है? पूरे $20,000। ये सुनकर तो किम मिशो बोतल को जल्दी से रख देती है, क्योंकि अगर बोतल टूट गया तो लियोंग जुन सनक भी सकता है। अब लियोंग जुन ने किसी और की पार्किंग स्पेस पे अपनी कार पार्क कर दी है, इसलिए वो लेडी लियोंग जुन को काफी भला बुरा कहने लगती है कि ऐसे छोटे से प्लेस पे रहकर तुम इतनी महंगी कार चलाते हो। तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जितनी हैसियत हो उतने खर्च करने चाहिए, महंगी चीजों से तुम्हें ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को ही देख लो, उसे रिसेंटली ही यंग ग्रुप में जॉब मिली है, काफी मेहनती है मेरा बेटा। इस ओल्ड लेडी की खरी खोटी बातों को सुनकर तो लियोंग जुन का दिमाग गर्म हो जाता है। इस लेडी को क्या पता कि वो जिसे सुनाई जा रही है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, बल्कि उसके बेटे का बॉस यानी यंग ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। किम मिशो भी लियोंग जुन को इतने प्रॉब्लम्स फेस करते देखकर डिसाइड करती है कि वो अपने घर के बजाय लियोंग जुन के घर पे रहने उसके साथ जाएगी। अब रात गए किम मिशो लियोंग जुन के गेस्ट रूम में सोने को आती है। उसे थोड़ी सी स्कैरी फीलिंग आने लगती है, जिसे वो लाइट को ऑन करती है, और इसी वक्त वो अचानक से लियोंग जुन को अपने पीछे खड़े देखकर बहुत डर जाती है। लियोंग जुन तो इतने बड़े घर में भी
अपने बेडरूम को छोड़कर किम मीशो के पास सोने को आ गया है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को कहीं नाइटमेयर्स ना आ जाए। अब लियोंग जून किम मीशो को सुलाने के लिए गाना गाता है और किम मीशो के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद करने लगता है। किम मीशो भी अपने बॉयफ्रेंड के इस कंसर्न से फाइनली सो जाती है, मगर अगली सुबह जब किम मीशो की आंखें खुलती है तो वो लियोंग जून को गोश्त के जैसे गुस्से में बैठे देखकर एक बार फिर डर जाती है। दरअसल लियोंग जून सदमे वाली शक्ल लिए इसलिए बैठा है क्योंकि सारी रात जब किम मीशो उसे पकड़कर सो रही थी तो लियोंग जून का मन भी सारी रात किम मीशो के क्लोज जाने का हो रहा था और इसी वजह से उसे सारी रात नींद नहीं आई। मगर सुबह सुबह वो किम मीशो से कह देता है कि आज रात वो अपने आप को कंट्रोल करने की गारंटी नहीं लेगा। ना समझ किम मीशो भी सोचे जा रही है कि लियोंग जून आखिर किस बात की गारंटी नहीं लेने वाला है, और जब उसे भी लियोंग जून की बात का मतलब समझ आता है तो वो बहुत शर्माने लगती है। आज पहली बार किम मीशो लियोंग जून के लिए वीडियो देखकर ऑमलेट कुक करना शुरू करती है। ऑमलेट तो प्रॉपर शेप में नहीं बनती, मगर परफेक्ट लियोंग जून का मुंह इस ऑमलेट के स्टाइल को देखकर जरूर बन जाता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड की खुशी के लिए लियोंग जून ऑमलेट को खा लेता है, मगर किम मीशो ने लियोंग जून को क्रैक लगी हुई कप में कॉफी दे दिया, जिसके बाद इतने इम्परफेक्शन को झेल रहा लियोंग जून का मूड ऑफ हो जाता है। कप के क्रैक को देखकर और ऑफिस जाते वक्त अपने हील्स में लगे स्क्रैच से किम मीशो लियोंग जून को कहती है कि ये बैड साइंस है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है। यही बातें लियोंग जून भी अब मिस्टर पार्क को बताता है, मगर मिस्टर पार्क तो सीधे कहते हैं कि मुझे इन सारी बातों पर भरोसा नहीं है, ये सारी अंधविश्वास की चीजें हैं। मगर इसी वक्त जब मिस्टर पार्क की वाइफ का कॉल उन्हें बहुत दिनों के बाद आता है तो मिस्टर पार्क फ्लो में अपनी वाइफ को ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे इनके बीच बन रही बात वापस से बिगड़ जाती है। और मिस्टर पार्क को भी यहाँ समझ आ जाता है कि किम मीशो एंड लियोंग जून जो बैड साइन की बातें कर रहे हैं वो शायद सच में होती हैं। अब मिस बॉन्ग आए दिन यही सोच रही है कि मिस्टर यांग उसे डेट पे चलने को कब कहेंगे, इसलिए वो आज सारी कलीग्स के बीच झूठ कहने लगती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का है जो मिस बॉन्ग के साथ लंच पे जाना चाहता है। मिस बॉन्ग का ये प्लान तो वर्क कर ही रहा होता है, मतलब मिस्टर यांग पड़ोसी लड़के के जिक्र से इनसिक्योर होने लगते हैं कि तभी मिस्टर जंग भी मिस बॉन्ग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि वो पड़ोसी जरूर इंश्योरेंस एजेंट होगा और न्यू क्लाइंट के लिए वो तुमसे कांटेक्ट करना चाहता होगा। यहाँ पर तो मिस बॉन्ग का मजाक बन गया है। थोड़ी देर बाद जब मिस बॉन्ग सैड होके सोच रही होती है कि हर कोई डेटिंग कर रहा है, पता नहीं मैं कब करूँगी, इसी वक्त अचानक से मिस्टर जंग आकर मिस बॉन्ग को कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल देते हुए शर्मा कर चले जाते हैं। मिस बॉन्ग भी सोचती है कि ये इंसान मुझे सोडा पीने के लिए क्यों दे गया। वो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है तो उस पे मिस्टर यांग की लिखी हुई दिल की बातें क्लियरली अपीयर होने लगती हैं। मतलब मिस्टर यांग ने आज मिस बॉन्ग को फाइनली प्रपोज कर ही दिया। आज कॉफी कप के क्रैक को देखकर किम मीशो लियोंग जून के लिए कॉफी मग खरीदने को आई है। इसी वक्त स्टाफ कहती है कि न्यूली कपल्स के लिए अभी एक डिनर वेयर बहुत ट्रेंड में है, क्या आप दोनों उस डिनर वेयर को खरीदना चाहेंगे। लियोंग जून तो बच्चों की तरह पूरा डेस्परेट होकर डिनर वेयर खरीदने का सोचने लगता है। किम मीशो कहती है कि अभी हमें डिनर वेयर में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। ये थोड़ा अजीब साउंड करता है। यहाँ इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली पागलपंती तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शॉपिंग करने के बाद जब लियोंग जून एंड किम मीशो वापस ऑफिस आते हैं तो लियोंग जून के पेरेंट्स उसे मिलने के लिए ऑलरेडी बैठे हैं। जब से ली सियोंग यून को ये मालूम हुआ है कि उसकी मेमोरीज झूठी हैं, मगर लियोंग जून को भी अपने बचपन की सारी बातें याद हैं, तो ली सियोंग यून ने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता दिया, जिसे ये लोग ये सोचकर बहुत परेशान हैं कि उनके छोटे बेटे ने बचपन में अपनी मेमोरीज लॉस्ट होने का दिखावा किया था ताकि उसकी फैमिली और एल्डर ब्रदर को और परेशानी ना हो। आज पहली बार लियोंग जून उस किडनैपिंग इंसिडेंट की सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करता है कि बचपन में ली सियोंग यून के साथ मैं जब उस डेंजरस प्लेस की ओर गया था तो ली सियोंग यून मुझे अकेला छोड़कर आगे चला गया था
और एक लेडी मुझसे हेल्प मांगकर मुझे अपने साथ ले गई थी। और 3 दिन किडनैप रहने के बाद जब मैं वापस घर लौटा तो मेरी हालत मेंटली बहुत खराब थी। मगर थोड़े दिनों बाद जब ली सियोंग यून अपने सीवियर गिल्ट के कारण ट्रॉमा में ये समझ बैठा कि किडनैप मैं नहीं वो हुआ था और अकेले उस प्लेस पे मैंने ही उसे जानकर छोड़ दिया था, तो ली सियोंग यून की हालत को देखकर और आप दोनों को परेशान देखकर मैंने ऐसा प्रिटेंड करना शुरू किया कि मेरी किडनैपिंग वाली मेमोरीज सदमे में आकर लॉस्ट हो गई है। आज अपने बेटे से ये सारी बातें सुनकर ये लोग बहुत रो रहे हैं कि लियोंग जुन ने इतना कुछ सहा और कभी हमसे कुछ कहा तक नहीं। अब इसी वक्त लियोंग जुन को ये बात भी मालूम होती है कि उसका बड़ा भाई सारी सच्चाई को जानने के बाद हमेशा के लिए फ्रांस जा रहा है। इसलिए लियोंग जुन भी काफी सोचने के बाद ली सियोंग यून से बातें करने घर जाता है। मगर आज ये लोग हमेशा की तरह एक दूसरे से बहस करने के बजाय बचपन से हो रही टकरार को फाइनली खत्म करते हैं। आज लियोंग जुन भी सारी बातें कहकर ये लास्टली कह देता है कि बचपन में मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने जो कुछ भी सहा, उसका रीजन ली सियोंग यून नहीं है। ली सियोंग यून भी लियोंग जुन से माफी मांगकर अपने गिल्ट को कम कर रहा है। लियोंग जुन तो चल रही सारी चीजों से थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि सडनली ही वो बातें सब जान गए हैं जिसे लियोंग जुन अपने दिल में छुपाए हुए था। वैसे कोई बात हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं रखी जा सकती, सच कभी न कभी सबके सामने आ ही जाता है। इतने सारे टेंशन में लियोंग जुन किम मीशो की ओर देखता है तो उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अगर लियोंग जुन किडनैप नहीं हुआ होता तो बचपन में शायद किम मीशो भी उसे कभी नहीं मिलती और वो शादी वाली प्रॉमिस भी इनके बीच कभी नहीं होती। इन सब के बाद ये दोनों रात के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं कि इसी बीच लियोंग जुन एंड किम मीशो की क्लोजनेस बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी सीन के साथ 12th पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।